मंत्री बने हैं हम 2015 में, और पीएचडी मंत्री बने थे नल और जल पूरे बिहार में। जब से एनडीए की सरकार बढ़ी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 2005 से, जब ये विकास शुरू हुआ, उससे पहले विकास नहीं हुआ। तो आपको सुपौल में लोग भोजन करता है और मधुबनी में सोता है, हम लोग मधुबनी में भोजन करते हैं और सहरसा चले जाते हैं। तो ये आने जाने का एक इतना बड़ा गैप था, जबकि वो गांव-गांव में विद्यालय है। अब कोई ऐसा गांव नहीं है, पहले था विद्यालय किसी गांव में विद्यालय होता था। अब छात्र केंद्रित विद्यालय है, जहाँ छात्र है उस टोला में, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। प्रशासन में बैठे लोग भी कमजोर लोग को ही दबाते हैं। तो इस तरह से जो घटना कहीं घटती। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजनगर सुरक्षित विधानसभा से विधायक रामप्रीत पासवान जी हैं, डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इससे पूर्व में ये शिक्षक रहे थे। उसके बाद इन्होंने राजनीति की शुरुआत किया और पिछले 4 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और राजनीति जर्नी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सुपौल से चलकर यहाँ आए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर, पहले आप शिक्षक थे, उनके बाद आप राजनीति में आए, विधायक बने। सबसे पहले आप विधायक कब बने और किस विधानसभा से बने, किस दल से बने, ये जानकारी आपको सर। देखिए, सबसे पहले हम 2000 में खजूली विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार थे। तो पहली बार मैं कुछ वोट से पराजित हो गया। उसके बाद 2005 में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया खजूली विधानसभा से, और सुरक्षित था खजूली विधानसभा, तो विधायक बने पहली बार खजूली विधानसभा से। तो 2005 में पहली बार विधायक बने बीजेपी से। उनके बाद सर अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी में ही हैं? अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, और परिसीमन बदलने के बाद हम राजनगर से विधायक बने। अभी तक मैं राजनगर के विधायक हूँ। इससे पहले मैं पीएचडी मंत्री भी था, और मैं सबसे लगातार मैं विधायक। मंत्री सर कब बने और कौन सा विभाग आपको दिया गया था? और मंत्री बने हैं हम 2015 में, और पीएचडी मंत्री बने थे नल और जल पूरे बिहार में। तो देखिए सर, इस वक्त आप तो झंझारपुर लोकसभा से आते हैं और लगातार 4 बार से विधायक हैं, तो आपका लंबा अनुभव राजनीति में रहा है। आपके नज़र में क्या लगता है सर, झंझारपुर लोकसभा में किस तरह का सुधार अभी भी होना बाकी है? देखिए, मधुबनी जिला में राजनगर लोकसभा क्षेत्र है, और ये 6 विधानसभा मिला करके वो झंझारपुर लोकसभा। तो अभी जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव में हमारा एनडीए गठबंधन के साथी रामप्रीत मंडल जी जीत रहे हैं चुनाव तीर छाप से। उसमें उससे पहले भी वो एमपी थे, और इस बार भी वो एमपी का चुनाव जीतेंगे। सर, आप विधायक कभी भी हैं, इससे पूर्व में भी थे, मंत्री भी रहे हैं। किस तरह का सुधार अपने क्षेत्र में आप किए हैं? किन किन क्षेत्रों में आपने अपने प्रयास से सुधार करने का प्रयास किया? क्योंकि अभी देखा जाए तो मधुबनी लोकसभा, झंझारपुर लोकसभा एक पिछड़ा हुआ लोकसभा है। यहाँ भी काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे दलित हो, महादलित हो या पिछड़ा हो, इन समाज में, इन तमाम क्षेत्रों में किस तरह का आपने सुधार करने का प्रयास किया? देखिए, जब से एनडीए की सरकार बढ़ी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 2005 से, जब ये विकास शुरू हुआ, उससे पहले विकास नहीं हुआ। वो जितना भी सड़क आप देख रहे हैं, चाहे जिस सड़क से आप आए हैं जी, तो सबसे पहला था जो जैसे सड़क बने जिससे विकास हो, तो हम लोगों ने बहुत सारे सड़क बनाए। मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, आरडब्ल्यूडी की सड़क, एसएच, एनएच, सारे सड़क का जाल पहले बिछाया गया। सुपौल से आप यहाँ सड़क मार्ग होके आइएगा, तो आप ऐसे एनएच 104 से आप आए हैं, जो नड़िया से चकिया तक की सड़क है। नड़िया से जो मेरा मुख्य सड़क एनएच है,
वो राजमार्ग अटल जी ने जिसने बनाया था, जो आपके सुपौल जाने का रास्ता नहीं था और इस कोसी में महासेतु बना और ये रोड चालू हुआ, तो सड़क बना, तो सड़क बन करके जो है सो तैयार हो गया, तो उससे एक अलग विकास हुआ है। अब बहुत कम सड़क रह गया है वहाँ की जो बनना है, तो सड़क में सबसे पहला विकास हुआ है। लोग एक दूसरे आने जाने लगा है। ये जो आप देख रहे हैं सुपौल सहरसा, जो आप मधुबनी आए हैं, आप नहीं आ सकते, आप ऐसे समस्तीपुर होकर घूम के आते, 3 दिन लगता था आने में, ट्रेन से लोग आता था। अब आपको सुपौल में लोग भोजन करता है और मधुबनी में सोता है, हम लोग मधुबनी में भोजन करते हैं और सहरसा चले जाते हैं। तो ये आने जाने का एक इतना बड़ा गैप था सहरसा के बाद इधर, उस गैप को पूरा किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेल से भी जोड़ दिया, तो मुख्य सड़क मार्ग और रेल दोनों चालू हो गया, तो विकास तो बहुत ज्यादा हुआ है। और रही दलित और अति पिछड़ा का, पिछड़ेपन का जो कारण है, सबसे पहले शिक्षा है जी। जो शिक्षा नहीं है, अभी भी लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि वो गांव-गांव में विद्यालय है। अब कोई ऐसा गांव नहीं है, पहले था विद्यालय किसी गांव में विद्यालय होता था, अब छात्र केंद्रित विद्यालय है, जहाँ छात्र है उस टोला में हम लोग विद्यालय बनवाए। जहाँ जहाँ छोटा छोटा टोला था दलित का भी, वहाँ भी हम लोगों ने विद्यालय बनाने का काम किया, जो एकदम घर के नजदीक विद्यालय हो, जो बच्चे आके पढ़े। तो कम से कम विद्यालय बन गया तो अब बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, तो एक ये हो गया जो शिक्षा। लेकिन उसके बावजूद भी दलित समाज में खास करके जो नीचे पदान पर लोग हैं, वो थोड़ा शिक्षा में अभी भी पीछे है। अच्छा सर, एक सवाल करना चाहेंगे कि आप एक दलित विधायक हैं, एक विधानसभा का लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि पूरे देश ने इंदिरा गांधी के भी कार्यकाल को देखा है, जवाहरलाल नेहरू के भी कार्यकाल को देखा है, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, दलितों को सबसे अधिक सम्मान देने का काम किस सरकार ने किया? देखिए, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी हो या उससे पहले का जो भी सरकार हो, दलित अनुसूचित जाति समाज का जो आरक्षण था जी 15%, उस आरक्षण के सिवाय लोग तो कभी चर्चा ही नहीं किया दलित समाज पर। दलित समाज पर यदि किसी ने चर्चा किया तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। पहले गरीबों के बदन पर न कपड़ा था, न खाने के लिए अन्न था, बीमार पड़े तो उसके लिए दवा नहीं था। हम लोग देखे हुए और भुगते हुए, हम स्वतः भुगते हुए। ये जो यहाँ आप बैठे हुए हैं, वो मेरा जो गांव है सिलीबेली, पूरा गरीबी थी, एक भी कहीं ईंट का मकान उस गांव में नहीं था, सिंगल किसी का नहीं, सारे फूस के घर थे। तो अब देखिए धीरे धीरे विकास हुआ है। तो दलित के जहां तक सम्मान की बात हो, तो अभी जो हमने कहा जाए दलित यदि पिछड़ा हुआ है तो इसका मुख्य कारण शिक्षा है। लेकिन अभी भी दलित समाज में जहाँ शिक्षित हो गया है, पढ़ लिख लिया है, जिसको नौकरी मिल गई है या कोई रोजगार से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ा। वो उसी के काल में हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देखे होइएगा, जो 5 किलो अनाज, चावल हो या गेहूं प्रति व्यक्ति देने का काम किया। जो गरीबी जहां हो, कम से कम भोजन उसको मिले, बदन पर उसके पास कपड़ा है, दवा दारू के लिए 5 लाख का बीमा हुआ है। केंद्र में आपकी बहुमत की सरकार है, बिहार में आपकी एनडीए की सरकार है, फिर आप कमजोर कैसे हैं? देखिए, कमजोर मैंने ये नहीं कहा जो मैं कमजोर हूँ, मैं बताया आपको जो शुरू से जो मानसिकता आ रहा है लोगों का, सामंती विचार जी, तो उस मानसिकता के लोग अभी भी हैं। ऐसा नहीं है जो तुरंत बदल गया है। सरकार हमारी है, और मैंने कहा ना, जो प्रशासन जो है, जिसका मनोबल वो जनता के प्रति अच्छा होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। प्रशासन में बैठे लोग भी कमजोर लोग को ही दबाते हैं जी। तो इस तरह से जो घटना कहीं घटती है दलितों पर, तो सरकार में बैठे जो लोग हैं उसको कहीं आगे कहीं पीछे लोग करते रहते हैं। वो समय पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, हम लोग जाते हैं, सब एफआईआर दर्ज होता है। तो इस तरह से समाज के जो भी लोग हैं, गरीब तबके के लोग, तो उन लोगों को जितना रक्षा मिलना चाहिए, इसकी जितनी सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है।
पुलिस बल की संख्या भी कम है बिहार में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत पुलिस बल में बहुत लोगों की बहाली भी की है, इसके बावजूद भी कमी है। और गांव में जो दबंग लोग हैं वो अपना वर्चस्व जमाने के लिए गरीब पर ही अत्याचार करते हैं। तो गरीब पर अत्याचार करते हैं तो जिसके चलते समस्या होता है। सरकार में बैठे लोग, आपको बताया ना, सरकार में बैठे ये जो पदाधिकारी है उसकी भी मानसिकता क्या है उस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से कहीं कहीं घटना होता है तो सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करती है। पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि आखिर रामप्रीत पासवान जी, डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी शिक्षक से विधायक कैसे बने? देखिए, वो तो हम शिक्षक थे, शिक्षक संघ में नेता भी रहे हैं जी। हमारे बगल में ये भाई साहब बैठे हुए हैं, रामविलास राम जी भी शिक्षक थे जी। तो मैंने 26 साल शिक्षक की नौकरी की और भारतीय जनता पार्टी तो उस समय उम्मीदवार की खोज थी 2000 में, और मेरे दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के नेता आए और उन्होंने कहा जब आप चुनाव लड़िए मैं आपको टिकट दूंगा, और मैंने सहर्ष स्वीकार किया और तब यहाँ से हम विधायक बने। जब देश में स्ट्रीम मीडिया थी तो उस वक्त स्ट्रीम मीडिया में दलित समाजों को, बैकवर्ड समाजों को मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से देश में डिजिटल मीडिया का गठन हुआ तो आज दलित के बच्चे भी माइक लेके जन समस्या को सरकार तक रख रहा है। लेकिन पत्रकारों के साथ भी एक समस्या है सर, सरकार आखिर इनके मांग को क्यों नहीं लेती है? जब पत्रकार का आए दिन हत्या हो जाती है यानी बेवजह जेल भेज दिया जाता है, वो तो पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं। एक नाम मात्र के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार आज के दिन में कहे जाते हैं, तो पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बिहार में क्यों नहीं लागू होता है सर? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर की बात है। आप लोग पहल भी करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री ने सोचा भी है, कभी कभी तो हमने देखा है जो आप लोगों को सुरक्षा प्रदान भी हुआ है। आप लोगों को पेंशन देने की भी बात हो रही थी, अभी तक शायद नहीं हुआ है। तो पत्रकार को भी हम लोग निश्चित रूप से सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। पांचवा स्तंभ निश्चित है। आप गांव के मामला को, सरकार के मामला को उजागर करते हैं, लोकतंत्र में जनता के बीच उस बात को देते हैं, तो निश्चित रूप से आप मुख्य धारा में लगे हुए हैं, तो आपका सुरक्षा भी होना चाहिए। और आप जिस काम के लिए कर रहे हैं इस जलाती धूप में, तो निश्चित रूप से आप श्रद्धा के पात्र हैं और सरकार को करना भी चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी करेंगे कि जो भी समस्या आपने कहा है, पहले हमारे समाज के लोग पत्रकार नहीं होते थे और थोड़ा बहुत कम की संख्या में आप ही जैसे कुछ लोग हैं जो उसमें समय देते हैं, तो निश्चित रूप से वो सराहनीय काम है। आप लोग सही बात रखते हैं। कुछ पत्रकार तो हम लोगों को दबा के भी चलता है, हम लोगों का भी न्यूज नहीं छापता है। आज के समय में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और कुछ पत्रकार लोग नहीं छाप रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। एक दलित चेहरे हैं, दलित नेता हैं और ये लगातार क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह का कोई समस्या होता है उसमें काफी बढ़ चढ़कर उन समस्या को दूर करने में लगे रहते हैं। तो फिलहाल डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी की बातों से कितना सहमत है, इनसे हमने अनेक वो सवाल लिया, चाहे चुनावी सवाल हो या जनता के साथ जो समस्या हो, उन तमाम तरह की उन्होंने जानकारी हमसे साझा किया। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत।